नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमित शाह जी उपराष्ट्रपति के मसले को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वैसे तो होता अभी तक यही रहा है कि सत्ताधारी पार्टी जिसको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाती है वो आराम से चुनाव जीत जाता है, लेकिन इस बार मामला तेलुगु प्राइड से लेकर कई सारे मामलों में फंसा हुआ है। यह भी सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि धनखड़ साहब गायब कहां हो गए, गए कहां। अभी हाल में अमित शाह जी ने बयान दिया धनखड़ साहब को लेकर कि संवैधानिक पद पे थे, व्यक्तिगत कारणों से रिटायर हुए और अब निजी जिंदगी जी रहे हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं देखा जिसके बारे में रिटायरमेंट के बाद अगले दिन से ही खबर आनी बंद हो गई। किसी को पता ही नहीं है कि वो किस दुनिया में चले गए, किस एकांत में चले गए। ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी ने विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो जस्टिस रहे हैं, जो न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि सलवा जुडूम को इन्होंने जो बैन किया, सलवा जुडूम को जो खत्म करने की बात इन्होंने की, उसमें नक्सलवाद की सहायता हुई। पहली बात तो ये कि सलवा जुडूम जो आया था वो कांग्रेस के टाइम में आया था और उसका इस देश में जबरदस्त विरोध हुआ था। पी चिदंबरम उस जमाने में सलवा जुडूम लाने वाले गृह मंत्री हुआ करते थे और उसका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन अब जब अमित शाह ने यह बयान दिया है उसके बाद तमाम सारे पुराने रिटायर्ड जज जो हैं वो अमित शाह के खिलाफ आ गए हैं। उनका कहना है कि अमित शाह बेसिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले की आलोचना कर रहे हैं, किसी एक जज की आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अकेले रेड्डी साहब ने वो फैसला नहीं दिया था, वो एक खंडपीठ का फैसला था, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जजों का कहना है कि अमित शाह ने शायद वो फैसला ढंग से पढ़ा नहीं है। वैसे यह उम्मीद करना तो बेकार ही है कि अमित शाह ने बैठकर पूरा फैसला पढ़ा होगा। दरअसल मामला सारा फंस गया। स्वामीनाथन साहब को तमिलनाडु से लाकर इन लोगों ने उम्मीदवार बनाया उपराष्ट्रपति का, जो आरएसएस के पुराने आदमी हैं। इनको लगा था आरएसएस उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। एक तो आरएसएस उससे सेटिस्फाई नहीं है और दूसरा विपक्ष ने एक मजबूत उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी के रूप में दे दिया, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं और जिनकी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के उत्थान में जो भूमिका है उसकी सब तारीफ करते हैं। और तेलुगु प्राइड का मामला तो है ही। ऐसी जगह से उम्मीदवार ये लोग तमिलनाडु से लेके आए थे कि स्टालिन को मजबूर कर सके तमिल प्राइड के नाम पर स्वामीनाथन को वोट देने के लिए। हो गया उल्टा। कांग्रेस लेकर आ गई, या कहिए कि विपक्ष लेकर आ गई आंध्र प्रदेश से जस्टिस रेड्डी को, और अब तमिल प्राइड का मामला तो कहीं नहीं चल रहा है, तेलुगु प्राइड का मामला हर जगह चल रहा है। और यह डर है, बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की दूसरी पार्टियों के लोग जाकर रेड्डी साहब को सपोर्ट कर दें। 30-32 वोट का मामला है। अगर पलट गया तो अमित शाह की जिंदगी की यह सबसे बड़ी हार होगी। उनको चाणक्य कहा जाता है, यह अगर हो गया तो चाणक्य वगैरह तो छोड़ दीजिए, उनको इतना बड़ा फेल्योर कहा जाएगा जिसका बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन दिनों सब कुछ बीजेपी के उल्टा चलते दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल गिर जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई कहे तो बेवकूफी है। सरकार लस्टम पस्टम चलती रहेगी, लेकिन सरकार न तो अपने फैसले लागू करवा पा रही है, ना ही सरकार अपनी रणनीति में उस तरह से सफल हो रही है जैसे पहले हो जाती थी। अब इतना सब कुछ जब चल रहा है, देश में माहौल पूरा बदला हुआ है। एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि ज्यादातर लोग अब यह मानते हैं कि वोट चोरी का आरोप सही है, तो अमित शाह का परेशान होना बिल्कुल लाजिम है। उसी परेशानी में वो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेड्डी साहब को नक्सलवाद का समर्थक कह जाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव कम से कम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा राजनीति नहीं होती है। बहुत शालीनता के साथ चुनाव होते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आपको प्रचार नहीं करना है। ये जो बयान भी उन्होंने दिया है नक्सलवाद वाला, ये जनता के लिए आया है। इससे उस चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जब इसके खिलाफ सीनियर जज कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, ये सारे जस्टिस हैं, जस्टिस जे चलमेश्वर, जस्टिस ए.के. पटनायक, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस विक्रमजीत सेन, जस्टिस गोपाल गौड़ा, इसके अलावा पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं, चीफ जस्टिस हैं, एस मुरलीधर, गोविंद माथुर, संजीव बनर्जी और अंजना प्रकाश जैसे लोग, इनके नाम से जब लेटर आता है सीधे अमित शाह को संबोधित,
तो ये सीधे सीधे बताता है कि अमित शाह जी इस बार बाउंड्री क्रॉस कर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा उन्होंने आरोप लगा दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बर्दाश्त नहीं है। उधर एक कानून लेके आए थे कि 30 दिन तक जो जेल में रहेगा उस मंत्री या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। कानून तो पास करा नहीं सकते थे, 2/3 बहुमत था नहीं, तो एक खेल खेला गया कि मुद्दा बना रहे। दरअसल ये कानून लाया ही इसीलिए गया कि वोट चोरी का आरोप लग रहा था, उसके सामने एक नया मुद्दा इनको खड़ा करना था जिससे कह सकें कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं और हम भ्रष्टाचारी को जेल में डालना चाहते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने ऐसा कानून बनाया जिसमें खुद को भी शामिल कर लिया, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कौन करेगा। प्रधानमंत्री को तो कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता है, गृहमंत्री आप हैं, देश की पुलिस, देश की सेना सब आपके हाथ में है, तो प्रधानमंत्री गिरफ्तार कैसे हो जाएंगे। सब समझ रहे हैं कि इसका उपयोग किसके खिलाफ किया जाएगा, विपक्ष के खिलाफ किया जाएगा और अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं के खिलाफ किया जाएगा जिनको ये लोग पसंद नहीं करते। तो खैर, इस मामले को टालने के लिए, लंबा खींचने के लिए कहा गया कि जेपीसी जो है वो बनाई जाएगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी जिसमें विपक्ष के भी मेंबर होंगे और सत्ता पक्ष के मेंबर होंगे। यह भी उल्टा पड़ गया। सबसे पहले ममता दीदी ने क्लियर कर दिया कि हम यानी कि टीएमसी इस जेपीसी का हिस्सा नहीं होगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने क्लियर कर दिया है कि वो जेपीसी के हिस्सा नहीं होंगे। जब इन दोनों बड़ी पार्टियों ने कह दिया कि वो जेपीसी के हिस्सा नहीं होंगे, तो ये मान के चलिए कि बाकी पार्टियां और हो सकता है आजकल में कांग्रेस भी कह दे कि हम जेपीसी के हिस्सा नहीं होंगे। और अगर जेपीसी का हिस्सा विपक्ष होगा नहीं तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रही नहीं जाएगी। ज्वाइंट तो तब होगी जब विपक्ष और सत्ता दोनों के लोग इसके मेंबर हों, यानी जेपीसी बनने से पहले ही बिखर गई है, बनने से पहले ही टूटने लगी। तो अमित शाह जी जो हर बार जेपीसी में भेजकर कुछ खेल करते थे, क्योंकि होता क्या है, आप जेपीसी में भेजते हैं, जेपीसी में सारी बहस होती है, लेकिन होता वही है जो आप चाहते हैं। वक्फ कानून आपको याद होगा, विपक्ष ने जितने पॉइंट रखे, जितने मुद्दे रखे, सबके सब कैंसिल कर दिए गए। बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब जनता जो है राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा कर रही है और एसआईआर अलग गले की हड्डी बन रहा है। इसमें अगर कहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव फंस गया तो अमित शाह की जो चाणक्य वाली टाइटल है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। राजनीति बड़ी उल्टी चीज होती है, कब पलट के किसके सर पे बैठ जाए कोई नहीं जानता। और फिलहाल इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी शाह जी के बहुत अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखते रहिए। अगर संभव हो तो ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। एक बार पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए। अगर आप हमारी मदद करेंगे, उसमें कई सारे लिंक हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।